ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका मेरे जो यूट्यूब क्लासेस हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने किए बच्चे मास्टर कैडर के 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। तो अगर आपने उनको नहीं देखा ढंग से तो दोबारा जाकर देख सकते हो। तो अब हम करना जा रहे हैं भाई छठा क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। तो गौर फरमाते हैं इस पर। तो देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास दी हुई है। ठीक है, क्या मैट्रिक्स है हमारे पास? ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1, जिसके एलिमेंट्स है, जिसमें सिंगल रो है। देन ये लिखा हुआ हमारे पास ए ट्रांसपोज, कहता है देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है बेटे? जिसमें हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में बदल देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स की रोज को अगर हमने कॉलम में एडजस्ट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 ये 2 1 3 4। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि इसका जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे और सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में रख दें। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 3 2 1। अगर उसका ट्रांसपोज मैं लिखूं तो ये एक रो है, इसको कॉलम में बदल के लिख दिया। देखो अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट दिखाना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये गौर फरमाओ बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स है पहली कितने ऑर्डर, क्या ऑर्डर इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 3 है ना, क्योंकि देखो 1 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, और इसका जो है ऑर्डर वो है 3 क्रॉस 1। तो 3 हमारे पास देखो 1 2 3 रोज होगी और एक सिंगल कॉलम है इसमें। तो पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था, क्वेश्चन था उसमें ये बताया था कि इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ इसके जो कॉलम्स है और इसके रोज है वो सेम हो तब। तो ये हमें पता है इनका मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स निकल के आएगा वो कैसा होगा? वो हमारे पास होगा 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 का होगा। तो इसमें देखो 1 क्रॉस 1 का कौन सा है, या तो ये 1 क्रॉस 1 का या ये 1 क्रॉस 1 का है। तो ऑप्शन जो हमारा आएगा पहली बात तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे कि इनका मल्टीप्लिकेशन आता क्या है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, और 1 को 1 से किया 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया 14। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ इसमें, कहता है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, हमने इनमें से कोई ऑप्शन बतानी है, कौन सी ऑप्शन इनमें से इसके लिए फिट बैठती है। तो क्या दिया हुआ है अभी, कहता है कोई मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इनमें से वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये आप स्टूडेंट्स तभी बता पाएंगे जब आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्लियर होंगी। तो सबसे पहले जो देखो डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरोज होते हैं। ठीक है, तो क्या वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है? तो हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास डायगोनल कोई मैट्रिक्स ले ली, कोई भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स ये होगी 5 4, मान लो हमने 2 ऑर्डर की ले ली। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, तो क्या आएगा भाई, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा 5 0 और 0 4, मतलब ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस आ गई। ठीक है, तो देखो
ये सिमेट्रिक जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास, हमें पता है भी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो हो गई। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि एक का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए माइनस टाइम ए। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास जो हम लेके चले हैं, इसमें क्या देखो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस ए, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है ना, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं स्टूडेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा अभी। अब हम कोई लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स लेते हैं? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देखो क्या होती है इसमें? जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिसका क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो। ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 3x3 हो गई, 4x4 हो गई, 2x2 हो गई। ठीक है, तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशंस। क्वेश्चन अब हमारा ये है कि कहता है कोई ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी होगी? ठीक है, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो हमने ले ली, ये देखो, तो ये सिमेट्रिक तो है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ऐसा नहीं भी कोई जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, क्योंकि हमें ए का ट्रांसपोज करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो हमारे पास क्या आना चाहिए? माइनस टाइम ए आना चाहिए, लेकिन ये माइनस टाइम ए थोड़ी आता है, ये तो ए ही आता है। ठीक है, तो कहता है हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल देखो हम लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, किस फॉर्म की होती है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप की होती है? हमारे पास स्क्यू, कोई मैट्रिक्स स्क्यू तभी होती है जब क्या करते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। मतलब ये अगर -5 है तो ये प्लस का 5 है और इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? ठीक है, कहता है अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है तो वो स्क्यू भी होनी चाहिए, ओ सॉरी, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों है, तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी? तो नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स देखो हमारे पास ये रही, तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो क्या वो जीरो मैट्रिक्स को देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और दोनों है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है। ये हम देखेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या लिख देंगे? ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसका ट्रांसपोज यही आ जाएगा 0 0 0 0। और इसका अगर हम ये लिख दें भी माइनस टाइम इसका ए लिख दें, 0 0 0 लिख दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए। तो कहते हैं ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? फिर ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, कहता है कि जीरो मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही होती है। ऐसी कोई और मैट्रिक्स नहीं होती जो सिमेट्रिक भी हो जाए और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए। ठीक है बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे पे, कहते हैं मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास 0 6 7 0 जिसके एलिमेंट्स हैं, कहता है ये इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है? तो ये हमने बताना है। पहली ऑप्शन हमारे पास देखो क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं
और बाकी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट तो जीरो दिए हुए हैं और बाकी सारे एलिमेंट जैसे कि 6 और 7 दिया हुआ है, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। दूसरी बात है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है हमारे पास, जिसका ट्रांसपोज करते हैं हम तो वापस वही हमें मिल जाए। तो वैसे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का हमारे पास क्या जरिया होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, ये जैसे 2 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? डायगोनल चाहे इसकी जो मर्जी हो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनके सेम होने चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डायगोनल चलो 0 0 आए हैं हमारे पास, लेकिन जो 7 और 6 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2 ही रो है और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। कहता है मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए एंड बी कोई भी 2 मैट्रिक्स है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। देखिए क्या है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ इनमें से क्या हो भी ये एक दूसरे का इनवर्स हो। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हम बी को उसका इनवर्स कब कहते हैं, जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, जब मैं बी को आगे रखूं और ए को इस बार पीछे रख के मल्टीप्लाई कराऊं तो भी हमारे पास आइडेंटिटी ही बनना चाहिए। तब हम कहेंगे बी ए का जो इनवर्स है वो बी है या फिर बी का इनवर्स ए है। ठीक है, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है हमारे पास कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि बी इसका इनवर्स हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया वो आइडेंटिटी आ गया और बी ए को मल्टीप्लाई किया तो भी आइडेंटिटी आ गया, तो हम कहेंगे बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, बी। तो कंडीशन हमारे ये होगी, तब हमारा ऑप्शन डी जो है ट्रू आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बड़ा ही आसान, देखने में कंफ्यूजिंग लेकिन करने में उतना ही आसान है। देखिए क्या दिया हमारे पास, ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये पूछ रहे हो। तो देखो ये ए बी हमारा दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू आई, इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमारे पास जब भी ऐसा होता है भी ए बी इज इक्वल टू बी ए और हमारे पास आ जाए आइडेंटिटी, तो हम बोलते हैं कि बी जो है ए का इन्वर्स होता है और ए बी का इन्वर्स होता है, मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं इस क्वेश्चन के लिए कि जो भी इन्वर्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब उसका एक ही इन्वर्स हो सकता है, उसके 2 इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो इसको अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट को, तो आगे दिया हुआ कहता है ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब तो यहाँ पे यही हो गया कि ए का इन्वर्स फिर से सी यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो ए सी इज इक्वल टू सी ए और ये आइडेंटिटी, इसका मतलब यही हो गया ना कि सी का इन्वर्स ए है और ए का इन्वर्स सी है। तो अभी मैंने बताया कि हर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे यूनिक का मतलब यही है कि यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, हम कह रहे हैं ऊपर कि इसका इन्वर्स बी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स सी है, पर इन्वर्स होता है यूनिक। तो यूनिक का मतलब तो यही हो गया कि ये बी और सी है फिर सेम होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा ही आसान है और है भी आसान, लेकिन चलो देखते हैं आप कैसे कर पाते हो इसको। तो ट्राई करके देखो। तो चलो सोचना आपने स्टार्ट कर ही दिया इसको, तो मुझे लगता है मेरे अंदाजे से किस तरह से आप कर रहे हो इसको। आपने ये स्टार्ट कर दिया होगा डिटर्मिनेंट इसका निकालना कि जीरो को यहाँ पर रख लिया और जीरो को इसको क्रॉस करके ये जीरो हो गया इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4 और फिर 6 पे यहाँ पे निकाला इसका और फिर इसका लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप करने बैठ गए। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर रहे हो, लेकिन देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ये बड़ा ही हम आसान से तरीके से करते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। अगर आपको रिजल्ट याद है तो, अगर ये अपना लेते हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आपको समय बचाना है अपना, तो वो बेहतर से बेहतर उसके में रिजल्ट लगाएंगे ताकि हमारा समय जो है वो बच सके पेपर में। तो देखो इसमें क्या है, जब भी हमारे पास ये मैट्रिक्स को देखो, क्या कौन सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल जीरो आ गए इसके और ये एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास मैट्रिक्स। कहते हैं जब भी हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ओके, और उसका ऑर्डर जो क्या होता है, अगर उसका ऑर्डर ओड होता है, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 3 इसका ऑर्डर है जो कि एक ओड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि जब भी हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है, वो उसका ऑर्डर जो है हमारे पास ओड है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायरेक्टली हम 0 लिखेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आएगी। तो इसके लिए बेटा जी रिजल्ट देखो, एक सिंपल सा रिजल्ट लगता है इसमें। कहता है जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का जिसके साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर देखते हैं कितना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमारे पास दिया हुआ है, 3 ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमारे पास ऑर्डर 3 दिया हुआ है, तो ये के जो है हम इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं इस के को, कैसे, पावर 3 लगा के। तो पावर 3 लगा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ए अगर 2 क्रॉस 2 की है, तो ये के की पावर क्या आएगी बाहर, के स्क्वायर हो जाएगा वो, और अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे ये 3a है हमारे पास दिया हुआ है के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, तो ये 3 डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे, तो 3 रेज टू पावर 3 लिखेंगे इसको, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर लिखेंगे के रेज टू के मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट। तो देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ कैंसिल हो गया, तो के क्या आ गया हमारे पास, 3 × 3 इंटू 3 क्या 27। तो 27, सो ये ऑप्शन सही कर लो ये। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जो हैं, हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जैसे तैसे इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में अपने 13th क्वेश्चन के साथ। ओके।